Welcome back to Dronacharya IAS YouTube channel. I'm Dr. Daman Benipal and you're watching Daily Current Analysis. इस वीडियो लेक्चर में हम आज के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे जो कि हमारी सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं. सो लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो. शुरुआत करेंगे हमारे पहले टॉपिक के साथ जो कि जीएस पेपर 2 पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है. We're going to discuss the Global Tuberculosis Report 2022. Well, tuberculosis itself is a very important topic. अगर हम health perspective से देखें तो prelims point of view से भी and health में mains perspective से भी tuberculosis एक important topic है. And अब WHO ने अपनी Global Tuberculosis Report release कर दी है. Now, WHO has released this global TB report जिसमें basically COVID-19 pandemic का क्या impact रहा है TB के ऊपर. What was the impact of COVID-19 on the diagnosis of TB, on the treatment of TB and किस तरह COVID-19 की वजह से जो वर्ल्ड वाइड tuberculosis disease का जो spread है, जो burden है, उसके ऊपर इसका क्या impact हुआ है, उसे WHO ने इस report के अंदर assess किया है. So this Global TB Report 2022, Global Tuberculosis Report 2022, number 1, it is released by WHO and it considers the impact of COVID-19 on the tuberculosis. ठीक है, चाहे आप इसे कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हैं, साथ साथ में कुछ पॉइंटर्स लेते चलिए इस वीडियो से. Global TB Report 2022 released by WHO considers the impact of COVID-19 on TB. ठीक है. एंड सबसे बड़ी चीज़ जो इस रिपोर्ट में आई है, हालांकि इसमें ग्लोबल रिपोर्ट है तो वर्ल्ड वाइड फाइंडिंग्स भी हैं और इंडिया के रिस्पेक्ट में भी फाइंडिंग्स यहाँ पे दी गई हैं. इंडिया की बात करें तो 2021 में 21.4 लाख TB केसेस वर नोटिफाइड. So this number 21.4 lakh TB cases in 2021, this highlights the situation of TB in India. ठीक है, अब हमें यहाँ पे करना क्या है, क्योंकि अभी रिपोर्ट है तो रिपोर्ट की फाइंडिंग्स को जानेंगे. टीबी की बात हो रही है तो सबसे पहले बेसिक्स क्लियर करेंगे. वी विल अंडरस्टैंड मोर अबाउट ट्यूबरकुलोसिस. कभी कभी बहुत ऑफनली आपके प्रीलिम्स में एक स्पेसिफिक डिजीज़ के फीचर के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, तो पहले ट्यूबरकुलोसिस क्या है ये समझेंगे, उसके बाद देखेंगे कि WHO की जो रिपोर्ट है इसमें क्या देखा गया है अबाउट द COVID-19 इम्पैक्ट ऑन ट्यूबरकुलोसिस. TB, tuberculosis is a very serious and deadliest infection. It is said that this is the second deadliest infection or second deadliest infectious killer after COVID-19. इतना ज़्यादा ये सीरियस डिजीज़ है. इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन जो कि लंग्स को इफ़ेक्ट करती है, लंग्स के एरिया में इन्फेक्शन हो जाती है जो कि फर्दर स्प्रेड हो सकती है. इसके अलग अलग लेजन्स दिख सकते हैं लेकिन मेनली इट अफेक्ट्स द लंग्स. एंड जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो बैक्टीरिया, जो पैथोजन टीबी को कॉज करता है, दैट इज माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस. कभी भी नहीं भूलेंगे, टीबी इज कॉज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस. राइट इट डाउन. टीबी इज कॉज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस. So what happens? How does this tuberculosis, this infection spread? तो अगर किसी को टीबी है, अगर वो खांस रहे हैं, उनकी कफ करते हुए टीबी जो बैक्टीरिया है वो एक्सपेल हो सकता है एंड देन इट कैन कम इन कॉन्टैक्ट विद सम अदर पर्सन एंड दैट पर्सन कैन ऑल्सो गेट अफेक्टेड बाय द ट्यूबरकुलोसिस. Most of the people who develop this disease, they usually catch this disease during the adult phase. If we talk about the year 2021, तो globally हमारे पास men were more affected by TB. The burden of TB in men was around 56.5%, whereas in adult women it was around 32.5% and it also affects children with 11% of incidence.
Many a times what happens, usually those cases in which the immunity is very low, those cases act as a risk factor. जैसे कि किसी को अंडर न्यूट्रिशन है तो अंडर न्यूट्रिशन पर्सन में वो बहुत इजीली टीबी कैच कर सकते हैं। HIV इन्फेक्शन के केस में बहुत ही कॉमन मैनिफेस्टेशन होती है कि ट्यूबरकुलोसिस भी उन पर्सन को हो जाए। जो अल्कोहल यूज डिसऑर्डर्स करते हैं वो उनकी बॉडी भी प्रोन हो जाती है। अगेन इम्यूनिटी डिक्रीजेज एंड इसीलिए जो इसका इंसिडेंस है वो बढ़ जाता है। स्मोकिंग के केस में, डायबिटीज़ के केसेस में, तो ये सभी के सभी रिस्क फैक्टर्स बन जाते हैं। दीज आर द मोस्ट टॉप 5 रिस्क फैक्टर्स फॉर द न्यू केसेस ऑफ टीबी। बट एक चीज यहां पे याद रखेंगे, टीबी इज प्रिवेंटेबल, टीबी इज क्योरेबल। There are around 86% of the people who developed this disease but were successfully treated with that 4 to 6 month drug regime. वो जो होता है ना 4 से 6 महीने तक की दवाई चलेगी, तो 85% people, those who caught TB, they are recovered. They were successfully treated. तो इसीलिए याद रखेंगे कि ट्यूबरकुलोसिस, पहली चीज क्लियर रखेंगे, इट इज प्रिवेंटेबल, इट इज क्योरेबल। इस ट्रीटमेंट की वजह से एक हमें बेनिफिट मिल चुका है जिससे कि हम ट्यूबरकुलोसिस के स्प्रेड को कर्टेल कर सकते हैं। नाउ इफ यू लुक एट द स्प्रेड ऑफ टीबी इज डिटेक्टेड इन एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड द इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट सारी ही वर्ल्ड में प्रेजेंट है, लेकिन देयर आर मोर 30 कंट्रीज ऐसे रीजन्स हैं जहाँ पे ये ज़्यादा कंसनट्रेटेड है। वहाँ पे जैसे कि आपका जो साउथ सदर्न अफ्रीकन रीजन है, आपका जो सदर्न एशियन रीजन है, साउथ ईस्टर्न एशिया है, ये कुछ हॉटस्पॉट से हैं जहाँ पे आपको ज़्यादा ट्यूबरकुलोसिस के केसेस देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ से बेसिक जान लिया। अच्छा, अब आपसे अगर कोई पूछे कि ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरियल डिजीज़ है, वायरल डिजीज़ है या फंगल डिजीज़ है, क्या बताएंगे? ट्यूबरकुलोसिस इज़ अ बैक्टीरियल डिजीज़, बिकॉज अभी अभी हमने याद किया कि इसे कौन कॉज करता है? इट इज कॉज्ड बाय अ बैक्टीरिया विच इज माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, है ना? ऐसे स्टेटमेंट आ जाती है, ट्यूबरकुलोसिस इज अ फंगल इन्फेक्शन। व्हाट देन व्हाट? सो इट्स अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन। नाउ कमिंग डाउन टू द मेजर पार्ट, अब जैसा कि हमने बात की कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने अपनी न्यू वर्जन रिलीज़ किया है ग्लोबल टीबी रिपोर्ट का, ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2022, जिसमें टीबी एपिडेमिक के ऊपर टीबी को लेकर बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव, बहुत ही अप टू डेट असेसमेंट की जाती है। देखा जाता है कि टीबी की प्रिवेंशन, डायग्नोसिस, इसके ट्रीटमेंट में क्या प्रोग्रेस हो रही है ग्लोबल लेवल पे, रीजनल लेवल पे एंड कंट्री लेवल पे, ये इस रिपोर्ट के अंदर देखा जाता है। देयरफॉर अगर हम इसकी फाइंडिंग्स देखें तो सबसे पहले ग्लोबल लेवल की बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट, इट इज एस्टिमेटेड दैट 10.6 million people they fell ill with tuberculosis in 2021. 10.6 million people, and अगर हम 2020 से कंपेयर करें तो इसमें 4.5% का इंक्रीज है। मतलब जितने केसेस 2020 में थे उससे 4.5% केसेस इंक्रीज हो गए और 2021 में 10.6 मिलियन केसेस आए। ये वैल्यू याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ट्रेंड याद रखेंगे, क्योंकि भाई देखो कोविड-19 का इम्पैक्ट देख रहे हैं ना हम, तो 2021 में 2020 के कंपैरिजन में जो केसेस हैं वो बढ़ गए, 4.5% का इंक्रीज आपको मिल गया एंड 1.6 मिलियन पीपल डाइड फ्रॉम टीबी, जिनमें से कुछ लोग ऐसे थे जो कि HIV पॉजिटिव थे, जो कि काफ़ी ज़्यादा जिनकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज थी। जब भी हम ट्यूबरकुलोसिस के बारे में पढ़ते हैं, देखो एक लॉन्ग ट्रीटमेंट है, इसमें अलग अलग तरह के एंटीबायोटिक्स यूज़ किए जाते हैं एंड अगर उनका प्रॉपर यूज़ ना किया जाए, बीच में ट्रीटमेंट छोड़ दिया, फिर ले लिया, कभी कोई खा ली, कभी कोई एंटीबायोटिक खा ली, तो इसीलिए यहाँ से आ जाती है ड्रग रेजिस्टेंट टीबी। There are some patient who in which the Mycobacterium tuberculosis has developed a resistance to particular drugs. उनमें वो ड्रग्स काम नहीं करते,
तो ऐसे ट्यूबरकुलोसिस केसेस को बोलते हैं DRTB, ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस। ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस के केसेस भी इंक्रीज हुए हैं। नॉर्मल टीबी केसेस भी इंक्रीज हुए हैं, ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस के केसेस भी इंक्रीज हुए हैं। एंड देयर वर न्यू केसेस, कुछ केसेस ऐसे भी आए हैं जहां पे रिम्फैम्पिसिन रेजिस्टेंट टीबी डेवलप हो चुका है। दीज आर द न्यू केसेस ऑफ इट। रिम्फैम्पिसिन रेजिस्टेंट टीबी, तो ये शो कर रहा है कि रिफैम्पिसिन, विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट योर एंटीबायोटिक विच इज़ यूज टू ट्रीट ट्यूबरकुलोसिस, उससे भी ट्यूबरकुलोसिस के बैक्टीरिया ने, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस ने रेजिस्टेंस डेवलप कर ली है इन 2021। देयर वर मैनी केसेस विद दिस रेजिस्टेंस। WHO ने फिर से यही कहा कि टीबी के जो एक्टिव केसेस हैं वहाँ पे जो क्रूशियल रोल प्ले करता है दैट इज द न्यूट्रिशन दैट दे आर गेटिंग। न्यूट्रिशन इज इंपॉर्टेंट एंड अंडर न्यूट्रिशन, बिकॉज अल्टीमेटली द बॉडी हैज़ टू फाइट थ्रू दिस बैक्टीरिया। एंड जैसा कि हमने रिस्क फैक्टर्स भी देखे, वो लोग जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं है, जो कि अंडर नरिश्ड हैं, जो कि प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं ले रहे हैं, दे आर मोर प्रोन टू गेटिंग दिस टीबी, ट्यूबरकुलोसिस। फाइन। तो दो चीज़ें यहाँ से क्या समझ में, मतलब इतने सारे लिखे हुए स्लाइड में से दो चीज़ें लेकर चलते हैं। क्या टीबी के केसेस बढ़ गए 2021 में, 4.5% इंक्रीज हो गया। ड्रग रेजिस्टेंट टीबी के केसेस भी बढ़ गए। न्यू रेजिस्टेंस भी सामने आ गई, रिम्फैम्पिसिन को लेकर भी रेजिस्टेंस आ चुकी है टीबी के अंदर। और WHO ने कहा है कि भाई जो सबसे बड़ा क्रूशियल रोल प्ले कर रहा है वो है आपका न्यूट्रिशन या फिर अंडर न्यूट्रिशन। डन? ओके। ये तो थी वर्ल्ड लेवल की बात। अब बात करते हैं इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, बिकॉज इंडिया में जैसे कि हमने स्टार्टिंग में ही कहा, वी हैव ह्यूज नंबर्स ऑफ पेशेंट्स हु आर अफेक्टेड बाय ट्यूबरकुलोसिस। कोविड-19 पैंडेमिक इम्पैक्टेड सो मेनी प्रोग्राम्स। अलग अलग चीज़ें जो चल रहे थे, जो प्लान्स चल रहे थे, सिमिलरली कोविड-19 पैंडेमिक ने ट्यूबरकुलोसिस को लेकर भी जो प्रोग्राम्स वर्ल्ड वाइड चल रहे थे उन्हें इम्पैक्ट किया। If we talk about India, India was able to successfully offset the disruptions जो कि 2020 के अंदर कॉज हुई थी। 2020 और 2021 में जो डिसरप्शंस आई थी, हमने उसे ऑफसेट करने की कोशिश की। एंड दिस इज अल्टीमेटली कंपनसेटेड बाय द नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम। एंड यहाँ पे अगर हम देखें, इंडिया में 21.4 लाख टीबी केसेस का आना 2020 के कंपैरिजन में 18% केसेस इंडिया में इंक्रीज हो गए, बिकॉज कोविड-19 इम्पैक्टेड सच प्रोग्राम्स। एंड देयरफॉर नाउ वी हैव टू इंट्रोड्यूस सम क्रिटिकल इंटरवेंशन, जिसको लेकर हमने नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम शुरू किया है। टीबी मुक्त भारत की हम बात कर रहे हैं। बट हियर वी नीड टू सी कि 2021 में 21.4 लाख टीबी केसेस इंडिया में थे, जो कि पिछले साल से 2020 के कंपैरिजन में 18% हाई थे। एंड अगर हम इंसिडेंस देखें कि टीबी का क्या इंसिडेंस रहा है, तो 2020 में आपके 1 लाख लोगों में से 210 लोगों को टीबी हुआ है। ये जो यहाँ पे जो बेसलाइन हमने ली है ना, वो 2015 लेवल की ली है। इससे पहले 256 पर लाख चल रहा था। अभी अगर 210 पर लाख है, इससे पहले 256 पर लाख था। तो आप खुद देखो, पहले 1 लाख में से 256 लोगों को टीबी था और अब 210 हो गया। सो देयर हैज बीन एन 18% डिक्लाइन इन द इंसिडेंट्स। ठीक है, अगर हम बेस लाइन से कंपेयर करें, क्योंकि 2015 में, मैं दोबारा यहाँ पे लिख रही हूँ ताकि आपको नंबर्स क्लियर हो, 2015 में हर 1 लाख लोगों में से 256 लोगों को टीबी था, लेकिन 2021 में 210 लोगों को टीबी है इन 1 लाख पॉपुलेशन। दिख रहा है? तो इसका मतलब इंडिया में जो टीबी था, टीबी की जो इंसिडेंस है
वो क्या हुई है, डिक्रीज हुई है। इंसिडेंस में 18% का आपको डिक्लाइन देखने के लिए मिला है, जो कि ग्लोबल एवरेज से बेहतर है। ग्लोबल एवरेज में भी इंसिडेंस डिक्रीज हुई, लेकिन वहाँ पे 11% का फर्क पड़ा था, लेकिन इंडिया में 18% डिक्लाइन आपको इंसिडेंस में देखने के लिए मिला है। अब आप ये देखो, नंबर ऑफ केसेस 2020 के कंपैरिजन में इंक्रीज हुए। पेपर में अगर ये क्वेश्चन आ गया ना, तो स्टेटमेंट बहुत ध्यान से पढ़नी पड़ेगी। The number of TB cases they increased. They were 18% higher than 2020, but TB incidence is 18% lower than 2015, क्योंकि 2015 को बेसलाइन लिया गया है। दोनों ही जगह पे 18% की बात हो रही है। टीबी के नंबर इंक्रीज हुए हैं 18% से, लेकिन इंसिडेंस डिक्रीज हुई है 18% से। यहाँ पे बेसलाइन ली गई है 2015। ये बात याद रखिएगा। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि भाई अगर इंसिडेंस डिक्रीज हो रही है, सो वी हैव डन समथिंग बेटर, स्पेशली इन द मेजर मेट्रिक्स। अगर हम उन कंट्री से कंपेयर करें तो इंसिडेंस की रेट पे इंडिया इज एट 36th पोजीशन। ठीक है, सो इट इंडिकेट्स कि जो मेजर्स हमने लिए हैं, जो भी मैंडेटरी नोटिफिकेशन पॉलिसी आई है, जिसमें जितने भी केसेस आते हैं टीबी के, उनको गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना होता है, जिसके चलते 2021 में 22 करोड़ पीपल वर स्क्रीन फॉर टीबी। और फिर इसी को लेकर हमारा टीबी को लेकर न्यूट्रिशन सपोर्ट स्कीम है, याद रखना, विच इज निक्षय पोषण योजना। दिस is very critical for the vulnerable because this is the TB's nutritional support scheme. Even 2020-2021 में हमने बहुत सारे कैश ट्रांसफर्स किए टू द TB पेशेंट्स, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र प्रोग्राम को यूज़ करते हुए, ताकि वो प्रॉपर न्यूट्रिशन अवेल कर सके, प्रॉपर ट्रीटमेंट अवेल कर सके। और उसके बाद दिस ईयर ओनली, देखो टीबी कितना इंपॉर्टेंट हो गया। अभी थोड़े टाइम पहले हम पढ़कर आए थे कि हमने लॉन्च किया है प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान। यस, और अब आ गई ग्लोबल टीबी रिपोर्ट, तो यहाँ से हो गया टीबी इंपॉर्टेंट। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान, दिस इज लॉन्च इन इंडिया। इससे जो टीबी का जो ट्रीटमेंट ले रहे हैं उनको एडिशनल न्यूट्रिशनल सपोर्ट प्रोवाइड की जाएगी। कम्युनिटीज़, इंडिविजुअल्स, ऑर्गेनाइजेशंस इसमें कंट्रीब्यूट करेंगे। एंड अभी तक बहुत सारे डोनर्स सामने आ चुके हैं जो कि पेशेंट्स को सपोर्ट कर रहे हैं फॉर देयर न्यूट्रिशन। ये बात क्लियर है। सो व्हेन इट कम्स टू ट्यूबरकुलोसिस, द नंबर्स आर इम्पॉर्टेंट एंड ऑल्सो जो एफर्ट्स लिए जा रहे हैं टू मैनेज टीबी, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। अब देखो, अगर ग्लोबल लेवल पे हम एफर्ट्स की बात करें तो वी हैव ग्लोबल ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम and report 1+1 initiative, multi-sectoral accountability framework for TB by WHO, ending TB epidemic by 2030। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट टारगेट आपका है ना 3 हेल्थ, उसमें 3.3 इज कि हमें टीबी एपिडेमिक को एंड करना है बाय 2030। देन वेरी इंपॉर्टेंट, वी हैव अ मॉस्को डिक्लेरेशन इज वेल टू एंड टीबी। ये ग्लोबल लेवल के प्रोग्राम्स हैं। इंडिया लेवल पे जैसा कि अभी हमने बात कर लिया, हमने टारगेट रख लिया है 2030 तक। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3.3 कह रहा है कि हमें टीबी एंड करना है। हमने 5 साल पहले का टारगेट रखा है कि हम इंडिया को टीबी फ्री करेंगे बाय 2025। ठीक है, अभी हम पढ़कर आए नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम है हमारे पास, जिसमें स्ट्रेटेजिक प्लान बनाया गया है कि we will detect the TB cases, we will treat the patients, we will prevent the TB and we will build the resistance. Okay, अब इसमें इम्यूनिटी बढ़ाने, इम्यूनिटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, तो हमारा जो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है वो भी इंपॉर्टेंट है। फिर देन देयर इज अ नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम अंडर नेशनल हेल्थ मिशन, दैट इज इंपॉर्टेंट टू। फिर अभी हमने देखा निक्षय पोर्टल है, न्यूट्रिशन के ऊपर काम कर रहा है। वी हैव टीबी सैंपल ट्रांसपोर्ट नेटवर्क एंड जेंडर रिस्पॉन्सिव अप्रोच जो है टीबी को लेकर, उसको लेकर भी नेशनल फ्रेमवर्क डेवलप हो रहा है। सो इट्स अ ग्लोबल फाइट।
And India was among the 3 countries, Indonesia, Philippines and then India, जहाँ पे सबसे ज़्यादा रिडक्शन हुई थी टीबी केसेस में 2020 के अंदर। लेकिन फिर कोविड का इम्पैक्ट यहाँ पे हुआ एंड जिसकी वजह से जो नंबर्स हैं वो फिर यहाँ पे इंक्रीज हुए हैं। ठीक है, सो दैट इज़ वाई टीबी वॉज इम्पोर्टेंट। आई होप यहाँ से आपका ट्यूबरक्लोसिस का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हुआ होगा, आपको समझ में आया होगा। मूविंग अहेड, हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है ये आपका ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से रिलेटेड है। जीएस पेपर 2 पॉलिटी एंड गवर्नेंस। ठीक है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट आप एज सच अपने पॉलिटी की क्लासेस में इसे डिस्कस करते हैं। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट फिर से न्यूज़ में है एंड नाउ द रीज़न इज़ झारखंड के गवर्नर ही इज़ लुकिंग फॉर अ सेकेंड ओपिनियन इन द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट केस। झारखंड में ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट केस चल रहा है जिसमें झारखंड के चीफ मिनिस्टर के डिसमिसल की डिमांड की जा रही है। तो एक पिटिशन डाली गई जो कि झारखंड के सीएम की डिस्क्वालिफिकेशन को लेकर थी कि सीएम को असेंबली से डिस्क्वालीफाई किया जाए क्योंकि ही होल्ड अ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपना डिसीजन झारखंड के गवर्नर को सेंड कर दिया था एंड नाउ द झारखंड गवर्नर वांट सेकंड ओपिनियन एंड दिस हैज स्पार्क्ड अ होल पॉलिटिकल क्राइसिस इन द स्टेट ऑफ झारखंड। अब हमें उस पॉलिटिकल क्राइसिस में नहीं जाना, हमें घूमकर आना है किस पे, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पे, क्योंकि ये बहुत बार प्रीलिम्स में पूछा गया है, मेंस में यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए लेट्स हैव अ क्लैरिटी ऑफ व्हाट इज ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। पहली स्टेटमेंट तो एज सच आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए क्योंकि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ये जो टर्म है ना ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, इसे कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं किया गया है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इज नॉट डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन कुछ पास्ट में जो जजमेंट्स हुई हैं उसके बेसिस पे इलेक्शन कमीशन ने कुछ 5 टेस्ट रखे हैं चेक करने के लिए कि भाई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का केस क्या होगा। सबसे पहले जो अपॉइंटमेंट है, वेदर द गवर्नमेंट मेक्स द अपॉइंटमेंट, तो अपॉइंटमेंट कौन कर रहा है, गवर्नमेंट कर रही है कि कौन कर रहा है। डू द गवर्नमेंट हैज द राइट टू रिमूव एंड डिसमिस द होल्डर, क्या पेमेंट जो है, रिम्यूनरेशन जो है वो गवर्नमेंट कर रही है। होल्डर के फंक्शंस क्या हैं जिसके पास वो ऑफिस है, क्या उसके ऊपर गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल है और किसी भी तरह के परफॉर्मेंस में गवर्नमेंट का कोई हमारे पास रोल यहाँ पे आता है। देखिए एक चीज़ समझिए, जब आप एमपीज और एमएलएस की बात करते हैं, व्हेन दे आर मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर, सो दे होल्ड गवर्नमेंट अकाउंटेबल फॉर इट्स वर्क। और जब आप कहते हैं कि किसी की डिस्क्वालिफिकेशन करनी है अंडर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, इसका मतलब ये है दैट लेजिस्लेटर इज होल्डिंग एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर गवर्नमेंट एंड हो सकता है उसमें वो गवर्नमेंट के इन्फ्लुएंस को यूज कर रहे हैं एंड देयरफॉर दे आर नॉट डिस्चार्जिंग देयर कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट फेयरली। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कॉन्सेप्ट का एक इंटेंशन है, क्लियर इंटेंशन है कि भाई जो ड्यूटीज हैं और जो इंटरेस्ट है एक इलेक्टेड मेंबर की, उसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। एंड देयरफॉर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट लॉ, इट इज बेसिकली हमारा जो सिंपल बेसिक फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का, क्या, सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, उससे मेंटेन करना चाहता है। कोई ऐसा ऑफिस एक लेजिस्लेटर होल्ड ना करे जिससे कि उसकी ड्यूटी और उसके इंटरेस्ट में कॉन्फ्लिक्ट आता हो। क्या कहता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को लेकर? फॉर दिस वील रेफर टू आर्टिकल 1021 फॉर द सेंटर एंड 191 फॉर द स्टेट। 102 clause 1 will be for the MPs and 191 clause 1 would be for MLAs. It says that MPs and MLAs are barred from holding any office of profit
अंडर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के अंडर वो कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं कर सकते। मैंने यहां पे ये कहा था कि ये जो स्टेटमेंट मैंने यहां लिखी थी कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को डिफाइन नहीं किया है। इसकी डेफिनेशन को हम जो जजमेंट्स रही हैं इलेक्शन कमीशन के उसके बेसिस पे हम डिटरमाइन करते हैं कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मेंशन किया गया है लेकिन डिफाइन नहीं किया गया है। इट सिंपली बेयर्स ऑफ कि भाई एमपी और एमएलए कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं कर सकते अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। एंड कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाइज दैट द नंबर ऑफ मिनिस्टर्स, चाहे वो चीफ मिनिस्टर हो इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर, हैज टू बी विद इन 15% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द असेंबली। मिनिस्टर्स कौन बनेंगे? अब देखो, सभी एमपी सभी एमएलए मिनिस्टर नहीं होते। मिनिस्टर जितने टोटल मेंबर्स हैं असेंबली के उसके 15% मेंबर्स को आप मिनिस्टर्स बना सकते हैं। दिल्ली के केस में बिकॉज वो यूटी है, उसमें लेजिस्लेचर है, दिल्ली के केस में 10% है। अदर देन दैट टोटल असेंबली में जितने मेंबर्स हैं उसके 15% को ही आप मिनिस्टर बना सकते हैं। तो ये जो आर्टिकल 121, 191 है, दिस इज प्रोटेक्टिंग द लेजिस्लेटर कि वो कोई ऐसी गवर्नमेंट पोजीशन ऑक्यूपाई करें जहाँ पे वो जो ऑफिस है वो क्वेश्चन में आ जाए कि भाई इससे तो उनका जो इंटरेस्ट है उसमें कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है एंड अल्टीमेटली द पर्सन गेट्स डिसक्वालिफाइड। इवन इन द रिसेंट पास्ट बहुत सारे स्टेट लेजिस्लेचर्स ने ऐसे लॉज इनैक्ट किए हैं विच हैज एक्सेप्टेड सर्टन ऑफिसेज कि भाई इन ऑफिस को ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में इंक्लूड मत करो। पार्लियामेंट ने भी इसे लेकर पार्लियामेंट प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट 1951 में भी बहुत बार इस लिस्ट को एक्सपैंड किया है कि वो कौन कौन से ऐसी ऑफिसेज हैं जो कि एक मिनिस्टर होल्ड कर सकता है एंड स्टिल इट विल नॉट बी कवर्ड अंडर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। फिर अल्टीमेटली अगर कोई पर्सन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर रहा है तो डिस्क्वालिफिकेशन होगी। डिस्क्वालिफिकेशन को लेकर 103 आर्टिकल आ जाता है। 103 आर्टिकल्स इट टॉक्स अबाउट द डिसीजन ऑन द क्वेश्चन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन। तो अगर क्वेश्चन अराइज होता है कि चाहे डिस्क्वालिफिकेशन को लेकर, दैट क्वेश्चन शुड बी रेफर्ड फॉर द डिसीजन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड हिज डिसीजन वुड बी फाइनल। लेकिन प्रेसिडेंट अपना डिसीजन देने से पहले इलेक्शन कमीशन का ओपिनियन अटेन करेगा एंड दे विल एक्ट अकॉर्डिंग टू सच ओपिनियन। इसका उल्टा स्टेट में हो जाएगा, प्रेसिडेंट की जगह गवर्नर आ जाएगा। गवर्नर को अपना डिसीजन लेना पड़ेगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से सलाह करके। सो द ओरिजिन ऑफ दिस टर्म ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, अच्छा कुछ चीज़ें जो आपके प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो सकती हैं वो आप ज़रूर यहाँ पे नोट कर लीजिएगा कि जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट टर्म है इसका ओरिजिन ना जब इंग्लिश एक्ट ऑफ सेटलमेंट आता है, इंग्लिश एक्ट ऑफ सेटलमेंट अराउंड 1701, इस एक्ट के अंदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट टर्म यूज की गई थी। उस टाइम पे इसको इससे इंस्टीट्यूट किया गया था कि ताकि कोई भी अंडर इन्फ्लुएंस में ना हो फ्रॉम द रॉयल हाउस होल्ड जो भी कोई एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स में है। So it is that position जिसमें government, it cannot be held by that position which cannot be held by a MLA और an MP, उसको कहा जाता है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, क्योंकि उस पोस्ट से सैलरी आ सकती है, प्री रिक्विजिट आ सकते हैं, कुछ और बेनिफिट्स आ सकते हैं। RPA के अंडर भी आपका जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट एक क्राइटेरिया है डिसक्वालिफिकेशन को लेकर, जिसकी वजह से झारखंड में भी सारा पॉलिटिकल केओस हुआ है। इट इज नाउ फॉर द कोर्ट्स टू एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस एंड द मीनिंग ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। जैसा कि हमने कहा यहाँ पे ये जो 5 पैरामीटर्स आ जाते हैं, दीज आर वी कैन से दीज आर द टेस्ट ऑफ अपॉइंटमेंट, टेस्ट ऑफ अपॉइंटमेंट्स, ये 5 पैरामीटर देखने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये टेस्ट डिटरमाइन किया था कि भाई कैसे पता करें कि जो ऑफिस है ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है या नहीं।
क्या गवर्नमेंट अपॉइंटिंग अथॉरिटी है? क्या गवर्नमेंट के पास पावर है इस अपॉइंटमेंट को टर्मिनेट करने के लिए? क्या गवर्नमेंट इसकी सैलरी डिसाइड करती है? क्या ये सोर्स ऑफ सैलरी है, रेम्यूनरेशन है? एंड पावर कहाँ से आती है? इस पोजीशन से क्या पावर आती है? सो अंडरस्टैंड द एंटायर एसेंस ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन अंडर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इज दैट legislatures that hold an office of profit under government, so they are more susceptible कि वो government से influence हो जाते हैं and therefore they will not discharge their constitutional duty in a fairly mandate. ठीक है, this is the reason why office of profit is used as a parameter for disqualification. Yes, moving ahead, हमारा next news article जोग्राफी परस्पेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, डिजास्टर मैनेजमेंट परस्पेक्टिव से भी इम्पॉर्टेंट है. अ वेरी सैड न्यूज़ केम फ्रॉम मच्चू रिवर. देयर वाज अ ब्रिज विच वाज रियली वेरी न्यूली रिनोवेटेड. कुछ 3-4 दिन पहले ही उसे ओपन किया गया था एंड दिस ब्रिज वाज इन मोरबी, गुजरात, एंड दैट ब्रिज कोलैप्स्ड. And now the number has even increased. Now when I'm recording, this number has gone up to 134 people. They are killed. There are 350 people who fell into the Machu river. And this is the second major tragedy in Machu. इससे पहले भी मोरबी में 1971 में ये एक डैम टूट गया था, जिसके बाद 3000 लोगों की डेथ हुई थी. ये जो ब्रिज था ये ओरिजिनली मोरबी, जो कि प्रिंसली स्टेट था, वहाँ पे बनाया गया था. इसे ब्रिटिश इंजीनियरिंग का मार्वल माना जाता था एंड रिसेंटली कुछ महीनों के लिए इसे बंद किया गया था फॉर इट्स रेनोवेशन. एंड 3-4 दिन पहले ही इस ब्रिज को ओपन किया गया था एंड इट कोलैप्स्ड. वेल, नॉट गोइंग इनटू द news of that, will focus what is important for our preparation perspective. माचू रिवर के बारे में जान लीजिए. माचू रिवर गुजरात में फ्लो करती है. गुजरात में जो माडला हिल्स हैं वहाँ से ओरिजिनेट करती है और जाके रन ऑफ कच्छ में डिसअपियर हो जाती है. नॉर्थ फ्लोइंग रिवर है सौराष्ट्र की. कुछ 130 किलोमीटर की इसकी लेंथ है. टोटल कैचमेंट एरिया 2000 से थोड़ा ऊपर है. एंड इसको झूलता पुल भी कह देते हैं. इट वाज अ हैंगिंग ब्रिज एंड एक बहुत बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन भी था मोरबी में, विच इज़ अ मेजर इंडस्ट्रियल टाउन. यहाँ पे बहुत सारी ऐसी फैक्ट्रीज हैं जो कि सिरेमिक टाइल्स बनाती हैं, बाथरूम प्रोडक्ट्स बनाती हैं, वॉल क्लॉक्स बनाती हैं. तो काफ़ी बड़ा एक इंडस्ट्रियल टाउन है वो. इससे पहले भी यहाँ पे ट्रेजेडी हुई थी 1979 में. जो माचू डैम है, जो कि माचू रिवर के ऊपर प्रेजेंट था, इट फेल्ड टू सेंडिंग अ वॉल ऑफ वाटर थ्रू द टाउन ऑफ मोरबी एंड दैट लेड टू द डेथ ऑफ 3000 पीपल. एंड नाउ दिस इज द बिग डिजास्टर. सबसे पहले तो माचू रिवर ये देख लीजिए. ये गुजरात का जो सौराष्ट्र एरिया है, यहाँ पे कुछ इस तरह माचू रिवर फ्लो करती है. हेयर इज द मोरबी और इसके ऊपर जो झूलता पुल था वो टूट गया. अब एक डिज़ास्टर है तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यहाँ पे पिक्चर में आ जाएगी. सो हेयर कम्स द NDMA, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी. NDMA को फॉर्म किया गया था यूजिंग डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, जिसके बाद 2006 में NDMA को फॉर्मली कॉन्स्टिट्यूट किया गया. तो हमारे पास एक एक्ट है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, उसके अंडर NDMA, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है 2006. When it comes to disaster management in India, तो NDMA is the apex statutory body. इसके चेयरपर्सन है प्राइम मिनिस्टर. प्राइम मिनिस्टर के अलावा यहाँ पे बाकी 9 मेंबर्स हैं. तो इससे 10 मेंबर आपके पास बॉडी है, जिसमें चेयरपर्सन होंगे प्राइम मिनिस्टर फॉलोड बाय द 9 अदर मेंबर्स. ये जो बाकी 9 मेंबर्स हैं इनको वाइस चेयरपर्सन कहा जाता है. डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट से जैसे नेशनल लेवल पे NDMA बनाई जाती है, वैसे स्टेट लेवल पे बना दी जाती है स्टेट डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट अथॉरिटी, जिसमें CM हेड करते हैं और बाकी डिस्ट्रिक्ट के जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ हैं वो वहाँ पे इसकी बात आती हैं. तो एक तो नेशनल लेवल पे हो गया, फिर आपका स्टेट लेवल पे हो गया, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो गया.
3 लेवल्स पे आपके पास नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ये 3 लेवल्स पे यहाँ पे इसे क्रिएट किया जाता है। द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस अथॉरिटी इज द मैनेजमेंट ऑफ डिजास्टर। National policy on disaster management is in a place that enabling environment for all, चाहे वो सेंटर हो, स्टेट हो, डिस्ट्रिक्ट हो। एम सिंपल है कि डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर एक इंटीग्रेटेड अप्रोच होनी चाहिए, एक होलिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए, एंड इंडिया को हम और सेफर और डिजास्टर रेजिलिएंट बना सकें, और इसके लिए हमें होलिस्टिक, प्रोएक्टिव, टेक्नोलॉजिकली ड्रिवन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज को यूज़ करना होगा। हमें जो फॉस्टर्स का जो कल्चर जो है द कल्चर ऑफ प्रिवेंशन, उसे बढ़ाना होगा, प्रिपेयर्डनेस को बढ़ाना होगा, मिटिगेशन मेजर्स को इंक्रीज करना होगा। फिर यहीं पे आ जाती है एनडीआरएफ। नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में ही स्टैट्यूटरी प्रोविजंस हैं एनडीआरएफ के। दे आर स्पेशलाइज्ड कि किस तरह से नेचुरल और मैनमेड रिस्पॉन्सेज में रिस्पॉन्ड करना है। 2006 में एनडीआरएफ को कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। उस टाइम पे 8 बटालियंस थे, प्रेजेंटली 12 बटालियंस हैं। फंक्शन इज एज द नेम सजेस्ट, डिज़ास्टर मैनेजमेंट को लेकर जो भी गाइडलाइंस हैं वो ये बनाते हैं, एक्शन नेशनल प्लान बनाते हैं, उसे अप्रूव करते हैं। जो मिनिस्ट्रीज़ या डिपार्टमेंट प्लान्स बनाती हैं उसे नेशनल प्लान के अकॉर्डिंगली अप्रूव किया जाता है। स्टेट अथॉरिटीज़ के प्लान को लेकर गाइडलाइंस बनाते हैं। डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ के प्रोग्राम्स को कैसे इंटीग्रेट किया जाए, किस तरीके से जो मिटिगेशन है, डिज़ास्टर की जो प्रिवेंशन है, इसके ऊपर वर्क किया जाए, दैट इज़ डन बाय द NDMA. They coordinate between different policy and plans. They also give funds for the purpose of mitigation. They also provide support to other countries. जहाँ पे कोई मेजर डिज़ास्टर अगर आ गया है तो बाकी कंट्रीज़ को भी ये सपोर्ट देते हैं। एंड दे टेक सच मेजर्स जिससे कि डिज़ास्टर की प्रिवेंशन हो, प्रॉपर मिटिगेशन हो, प्रिपेयर्डनेस बढ़े और हमारी कैपेसिटी बढ़े व्हेन इट कम्स टू डीलिंग विद सच काइंड ऑफ threatening disaster situation and disasters as it may consider necessary. So ये कुछ चीज़ें हमारे एग्ज़ाम परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। देखो पेपर में क्वेश्चन आ जाता है, जैसे हम माचू रिवर हमने कवर की है, बिकॉज मैनी अ टाइम्स डायरेक्ट क्वेश्चन कम्स फ्रॉम दी रिवर्स। जैसे कि यहाँ पे गंडीकोटा कैनन कौन सी रिवर के ऊपर है, ये लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था। द आंसर इज़ पेनार। आप ज्योग्राफी में पढ़ेंगे इसके बारे में। फिर इन रिवर्स में से कौन कौन सी रिवर्स हैं जो ईस्टर्न घाट से राइज करती हैं, ब्राह्मणी, नंगलवाली, सुबर्णरेखा, वमसादरा। तो ये आपके पास यहाँ पे नंगलवाली और वमसदरा इज़ द आंसर। सो 2 and 4 इज़ द आंसर। तो कहने का मतलब ये है कि आपके एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव से जो रिवर्स हैं वो इम्पॉर्टेंट रहती हैं। देयरफॉर डिज़ास्टर मैनेजमेंट परस्पेक्टिव से भी टॉपिक इम्पॉर्टेंट हो गया और आपकी रिवर इन न्यूज़ परस्पेक्टिव से भी ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। सो आई गेस दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। I will see you all in my next one. Thank you.